डियर स्टूडेंट्स, हम पैकेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट कर्मचारियों के लिए जो सुविधा दी गई हैं उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे। आपको पहले भी बताया था, विशिष्ट कर्मचारी का मतलब है ऐसे कर्मचारी जो कंपनी के संचालक हों अथवा उसका नियोक्ता कंपनी में सार्वजनिक हित हो अथवा गत वर्ष में मौद्रिक कर आय 50,000 रुपये से अधिक हो, वह विशिष्ट कर्मचारी होगा। इस प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य सुविधाओं का मूल्यांकन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले, यदि इस प्रकार के कर्मचारी को बच्चों की शिक्षा के लिए कोई सुविधा दी गई है, एम्प्लॉय का कोई स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, या अन्य कॉलेज या स्कूल में पढ़ने की सुविधा, तो इसका मूल्य कैसे आंका जाए। तो इसके बारे में नियम है, यदि शिक्षण संस्था नियोक्ता के द्वारा संचालित की जाती है और कर्मचारी के परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, तो कर्मचारी के लिए इस सुविधा का मूल्य ऐसी ही अन्य शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने पर आने वाली लागत से है। जैसे एक एम्प्लॉयर ने स्कूल खोल रखी है जिसमें एक कर्मचारी का बच्चा पढ़ता है, उसी नगर के अंतर्गत दूसरी स्कूल है उसी प्रकार की, वहाँ पर 1,000 रुपये प्रति माह फीस लगती है, तो यहाँ पर 12,000 रुपये सुविधा का मूल्य माना जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यदि उक्त सुविधा नियोक्ता का व्यय 1,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है तो यह पूर्णतया कर मुक्त होगी। नहीं, 1,000 रुपये प्रति माह तक प्रत्येक बच्चे पर की गई शिक्षा का व्यय यह कर मुक्त होगा। इससे अधिक भुगतान होता है नियोक्ता के द्वारा तो वह कर योग्य होगा। यदि वह अन्य शिक्षण संस्था जो नियोक्ता द्वारा संचालित नहीं है, वहाँ पर कर्मचारी के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी सुविधाओं का मूल्य नियोक्ता द्वारा इस संबंध में जो राशि वहन की गई है वह माना जाएगा। तो संक्षेप में यह है, यदि नियोक्ता जिसका स्वामी नियोक्ता ऐसी शिक्षण संस्था में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार की अन्य शिक्षण संस्थाओं में जो व्यय आता है वह सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अन्य शिक्षण संस्थाओं में जो वास्तविक व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया गया है वह सुविधा का मूल्य माना जाएगा। लेकिन एक बात और विशेष, 1,000 रुपये प्रति माह यह कर मुक्त होगा। इससे अधिक राशि का भुगतान किया जाता है तो वह कर योग्य माना जाएगा। इसी तरह यदि बिजली, पानी और गैस की सुविधा का भुगतान की सुविधा दी गई है, उसके संबंध में नियम है कि पानी, बिजली और गैस आदि के बिलों का भुगतान नियोक्ता के द्वारा किया, बिलों, ध्यान रखिएगा, बिलों का भुगतान यदि नियोक्ता के द्वारा किया गया है तो यह सभी कर्मचारियों के लिए यह राशि कर योग्य होगी। और यदि नियोक्ता केवल सुविधा प्रदान करता है, बिलों का भुगतान नहीं करता है, सुविधा प्रदान करता है, तो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य होगी। इस संबंध में नियम यह है, यदि उक्त सुविधा नियोक्ता अपने साधनों से प्रदान करता है तो सुविधा का मूल्य अन्य नियोक्ताओं को आई लागत के बराबर है। और यदि
उस सुविधा नियोक्ता ने बाह्य साधन से लाकर कर्मचारी को उपलब्ध कराई है, ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा चुकाई गई वास्तविक राशि के बराबर होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी से इस संबंध में कोई राशि वसूल करता है तो वह घटा देंगे। जैसे गत वर्ष में यदि नियोक्ता ने 10,000 रुपये की सुविधा अपने कर्मचारी को इस मद में दी, यानी बिजली पानी और गैस के लिए दी है, और यदि हमने 2,000 रुपये अपने कर्मचारी से वसूल कर लिए हैं तो 8,000 रुपये ही सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अगला पॉइंट है, घरेलू नौकर, माली, चौकीदार, फराश की सुविधा उपलब्ध करवाने पर क्या नियम रहेंगे। यदि घरेलू नौकर, माली, चौकीदार की नियुक्ति कर्मचारी के द्वारा की गई है, नियोक्ता नहीं, नियुक्ति कर्मचारी के द्वारा की गई है, किंतु इनका भुगतान नियोक्ता ने किया है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा वास्तव में चुकाई गई राशि के बराबर होगा, और यह सभी कर्मचारियों के लिए, कि विशेष नहीं, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। यदि इन व्यक्तियों की नियुक्ति नियोक्ता के द्वारा की गई है और भुगतान भी नियोक्ता ने किया है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा वास्तव में चुकाई गई राशि होगी, और यह केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। स्पष्ट है, यदि घरेलू नौकर जिसकी नियुक्ति नियोक्ता ने की है, यानी आपके घर में कोई सफाई करने के लिए कर्मचारी नियोक्ता ने उपलब्ध कराया है, गार्डनर देखभाल करने के लिए गार्डनर उपलब्ध करवाया है, चौकीदार रखा है, और नियुक्ति नियोक्ता ने कर रखी है, वो केवल आपके यहाँ का काम कर रहा है, भुगतान नियोक्ता कर रहा है, तो जितना भुगतान नियोक्ता करता है इस प्रकार के कर्मचारियों के लिए, नहीं, चौकीदार को, फराश को, माली को, उनको भुगतान की गई वास्तविक राशि यह सुविधा का मूल्य मानी जाएगी, और केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए होगी। लेकिन यदि नियुक्ति कर्मचारी ने की है और उसके बिलों का भुगतान, यानी यदि कर्मचारी के दायित्व का भुगतान नियोक्ता कर रहा है, तो ये सभी के लिए कर योग्य है। नियुक्ति नियोक्ता ने की है तो यह केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी। इसी तरह मोटर कार की सुविधा, तो मोटर कार की सुविधा के बारे में कई नियम हैं, उनको थोड़ा सा हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक तो हमारी मोटर कार की कैपेसिटी क्या है, कर्मचारी का स्टेटस क्या है, वो सरकारी कर्मचारी है या वो निजी कर्मचारी है। इसके साथ में ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको, जो कार दी गई है सुविधा वह केवल ऑफिस यूज़ के लिए होती है या घरेलू यूज़ के लिए भी होती है, या पार्टली ऑफिस यूज़ के लिए, पार्टली घरेलू यूज़ किन के लिए उपयोग होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही नियम तय करेंगे। तो आज इसके बारे में भी ध्यान से देखिएगा। मैंने PDF नोट्स भी भेजे हैं आपको, जो हमको मोटर कार की सुविधा के बारे में हमको बताते हैं। तो मोटर कार की सुविधा के बारे में नियम है विशिष्ट कर्मचारियों के लिए, यानी जिनके जो 3 नियम बता रखे हैं उन श्रेणी में यदि वो कर्मचारी आते हैं। यदि कार पूर्णतः कार्यालय उपयोग हेतु प्रदान की गई है, यानी जो कार सुविधा दी है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसके लिए दी गई है, तो यह कर मुक्त होगी, यानी इस पर कर योग्य सुविधा नहीं है। यदि कार पूर्णतः निजी उद्देश्य के लिए दी गई है, यानी उसका परिवार अपने वह और उसका परिवार निजी काम के लिए उस कार का उपयोग करता है, तो निम्न सुविधाओं का या निम्न मूल्यों का योग सुविधा का मूल्य माना जाएगा। इस संबंध में नियोक्ता ने कार के संबंध में जो राशि वहन की है, ड्राइवर के संबंध में कि ड्राइवर को भुगतान किया गया, वो राशि, पेट्रोल का खर्चा उसके बारे में, यानी जो वास्तविक खर्चे किए गए हैं, और कार की वास्तविक लागत का 10%, इन दोनों का योग यह सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और तीसरी स्थिति बनती है यदि कार अंशतः पार्टली निजी काम के लिए, पार्टली ऑफिस काम के लिए काम आती है,
तो सुविधा का मूल्य यदि ये कार के समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है, यानी वह घर के काम के लिए भी और ऑफिस के काम के लिए भी, दोनों काम के लिए वो सारे खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है, और यदि कार की कैपेसिटी यह 1.6 लीटर यानी 16 हॉर्स पावर की है या 16 सीसी की है, तो 1800 रुपये प्रति माह सुविधा का मूल्य माना जाएगा। यदि 1.6 लीटर यानी 16 हॉर्स पावर या 16 सीसी से ज़्यादा है तो 2400 रुपये प्रति माह सुविधा का मूल्य माना जाएगा। इसके साथ एक बात और ध्यान रखें, ड्राइवर का भुगतान भी यदि नियोक्ता करता है तो 600 रुपये 1.6 लीटर तक जोड़ दीजिएगा, यानी 1800 प्लस 600 2400 रुपये हो जाएंगे। और 1.6 लीटर से अधिक है तो 2400 प्लस 900 3300 रुपये यह सुविधा का मूल्य माना जाएगा। दोबारा ध्यान रखिएगा, ये ड्राइवर की सुविधा भी दी है 1800 प्लस 900 2700 रुपये, और 1.6 लीटर से अधिक है तो 2400 प्लस 900 यानी 3300 रुपये यह सुविधा का मूल्य माना जाएगा। इसके संबंध में अन्य कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, वो भी बता देता हूँ मैं, जो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं। यदि कर्मचारी नियोक्ता की एक से अधिक कार का प्रयोग करता है तो और कार का उपयोग कार्यालय उपयोग या व्यक्तिगत उपयोग में हुआ तो सभी कारों का मूल्यांकन जो पहले नियम बताए गए उनके अनुसार किया जाएगा, और केवल कार व्यक्तिगत उपयोग में आती है। इस प्रकार एक कार का मूल्यांकन जो हमने नियम पढ़े उनके अनुसार किया जाएगा, बाकी सभी का यह मान के किया जाएगा कि वह निजी काम में उपयोग में आ रही हैं। यहाँ पे 1 माह से अभिप्राय है, जिस तिथि से सुविधा मिली है उसके बाद के 1 माह, जैसे 10 जनवरी सुविधा मिली तो 10 फरवरी तक ये सुविधा मानी जाएगी। इसी संबंध में विशिष्ट कर्मचारी संबंध में ही यदि कर्मचारी ट्रैवल फैसिलिटी का उपयोग करता है, यानी परिवहन कार्य में संलग्न नियोक्ता द्वारा यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जब सार्वजनिक मेट्रो की सुविधा है, सिटी बस की सुविधा है, उनका उपयोग करता है, उनके बिलों का भुगतान यदि नियोक्ता के द्वारा किया जाता है तो सामान्यतः ऐसी सुविधा का मूल्य जो हम भुगतान करते हैं, कर्मचारी द्वारा भुगतान किया और उसका भुगतान नियोक्ता ने किया है, वह उसका मूल्य माना जाएगा। अब हमको समझ में आ गया कि विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कार की सुविधा दिए जाने पर हम उनका किस प्रकार नियमानुसार सुविधा का मूल्य मानेंगे। इसी तरह अन्य कोई सुविधा दी गई है, नियोक्ता ने अन्य कोई सुविधा दी है तो अन्य सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जिसका भुगतान नियोक्ता के द्वारा किया जाता है, यानी नियोक्ता को जो लागत आ रही है सुविधा देने पर वही सुविधा का मूल्य कर्मचारी के लिए माना जाएगा और उसके वेतन में राशि जोड़ी जाएगी। आज हम यह भी पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो कर मुक्त अनुलाभ हैं, यानी जिन पर आपको कोई टैक्स देना नहीं, सैलरी में जिनको नहीं जोड़ना है, इनमें चिकित्सा सुविधा, जिसमें चिकित्सा इलाज का मूल्य जिसे कर्मचारी या परिवार के उसके किसी सदस्य को अस्पताल या नर्सिंग होम में दी गई जिसे नियोक्ता द्वारा चलाया जा रहा हो, ये कर मुक्त उपलब्ध होगी। यानी हॉस्पिटल का संचालन यदि नियोक्ता कर रहा है तो सुविधा कर मुक्त होगी, वो इलाज कराए और अपने घर पर जाए, कोई राशि उसकी सैलरी में नहीं जोड़ी जाएगी। यदि रिएम्बर्समेंट होता है तो जितना रिएम्बर्स किया गया है वह सुविधा का मूल्य माना जाएगा। नियोक्ता यदि मनोरंजन की सुविधा
अपने कर्मचारियों को देता है तो यह सुविधा भी कर योग्य नहीं है, लेकिन यह केवल कुछ चयनित कर्मचारियों के लिए ही यह सुविधा लागू होगी। इसी तरह कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है, उस प्रशिक्षण पर हमने कोई व्यय किया है, कोई रिफ्रेशर कोर्स किया होगा, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया होगा, तो इस संबंध में जो व्यय किया गया है या जिन व्ययों का भुगतान कर्मचारी के लिए किया गया है वह कर मुक्त होंगे। इसी तरह कर्मचारी के टेलीफोन व्ययों का भुगतान नियोक्ता करता है तो वह भी कर मुक्त होंगे। यदि हम सुपरएनुएशन फंड में देते हैं तो पहले भी बताया था 1,50,000 रुपये प्रति कर्मचारी तक कर मुक्त है, उसके बाद की राशि कर योग्य है। यदि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को भोजन या पेय पदार्थ उपलब्ध करवाता है तो वह भी कर मुक्त होगा, बेशर्त कि यह कर्मचारियों को कार्य घंटों के दौरान सुविधा उपलब्ध करवाई गई हो। और भोजन का मूल्य 50 रुपये प्रति भोजन तक सीमित है। अब पहले बताया था कि कर्मचारियों को यदि कोई ऋण की सुविधा दी है तो 20,000 रुपये तक यह राशि उसकी सुविधा के मूल्य में नहीं जोड़ी जाएगी। कर्मचारी के बच्चों को सुविधा मिली है तो आपको पहले भी बताया था कि कर्मचारी 1,000 रुपये प्रति माह तक शिक्षा सुविधा यह कर मुक्त होती है, कर योग्य नहीं होती है। यदि कर्मचारी को LTC की सुविधा मिली है, लीव ट्रेवल कंसेशनल, तो इसके बारे में नियम है। यदि किसी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को अपने घर या भारत में किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए नियोक्ता द्वारा अवकाश यात्रा रियायत दी जाती है, ऐसी सहायता की राशि एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त होती है। यात्रा रियायत कर्मचारी एवं उसके परिवार के सदस्य द्वारा सेवा काल के दौरान या सेवानिवृत्ति की समाप्ति पर अपने घर या अन्य स्थान में जाने के लिए दी जाती है। इसके संबंध में नियम है कि निम्न में से जो राशि न्यूनतम होगी उस सीमा तक वह कर मुक्त होगी। नियोक्ता से प्राप्त वास्तविक राशि, पहला पॉइंट, नियोक्ता द्वारा प्राप्त वास्तविक राशि, कर्मचारी द्वारा यात्रा पर की गई वास्तविक व्यय राशि, और तीसरा है यदि यात्रा विमान द्वारा की जाती है तो शॉर्टेस्ट रूट, रेल पर से की जाती है तो भी शॉर्टेस्ट रूट जिसमें एयर कंडीशन सम्मिलित है। इनमें जो राशि सबसे कम होगी वह राशि कर मुक्त मानी जाएगी। अब ये छूट कितने बार हम ले सकते हैं, इसके कम उसमें कुछ स्लॉट्स बना रखे हैं, उस स्लॉट के अनुसार ये सुविधा हमको मिलती है। ये 86 से 89 के बीच में, 90 से 93 में, हर 3-4 साल में एक बार यदि हम सुविधा का उपयोग करते हैं तो हमारी सुविधा यह कर मुक्त होगी। यदि इससे ज़्यादा सुविधा दी गई हैं तो जो सुविधाओं का मूल्य होगा वह कर योग्य होगा। अब हमने बहुत कुछ नियम इसके बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम किस प्रकार टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं ये पढ़ सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में और कल से हम इसके बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। जब अगला वीडियो तैयार करूंगा तो उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले हमें बेसिक सैलरी हमारी क्या है, हमारे जो टैक्सेबल अलाउंसेस हैं उनको लिखेंगे, जो पार्टली टैक्सेबल हैं
जैसे हमारा HRA की गणना करनी है तो 3 नियम बता रखे हैं। 3 में से जो कर मुक्त राशि होगी वो घटा कर लिखेंगे। ग्रेचुइटी के बारे में, कंपनसेशन के बारे में हमने नियम पढ़ रखे हैं। उनके अनुसार जो राशि टैक्सेबल है वो राशि लिखी जाएगी। प्रोविडेंट फंड के बारे में नियम पढ़ रखे हैं कि 12% से अधिक कोई अंशदान किया है तो वह राशि कितनी, यानी प्रोविडेंट फंड में जो नियम पढ़ रहे हैं उन नियमानुसार जो राशि कर योग्य है वही राशि लिखी जाएगी। जो हमने पैकेजेस पढ़े हैं उनका वैल्यूएशन किस प्रकार से हम करते हैं और उनमें से जो राशि कर योग्य है वह राशि लिखी जाएगी। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी से कोई यदि अमाउंट है तो वह लिखी जाएगी। और यदि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS न्यू पेंशन स्कीम में यदि कोई कंट्रीब्यूशन है तो वह लिखा जाएगा। यह सब योग मिलाकर आपकी ग्रॉस सैलरी कहलाएगी, ग्रॉस सैलरी फ्रॉम सैलरी हेड। इनमें से धारा 16 के अंदर तो छूट मिलती है, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपये, एंटरटेनमेंट अलाउंस की, और यदि कोई प्रोफेशनल टैक्स चुका है उसकी। ये घटाने के बाद में हमको टैक्सेबल सैलरी प्राप्त होगी जो इस हेड में कर योग्य होगी। मैंने काफ़ी कुछ समराइज़ करने की कोशिश की है आज। आपको इस संबंध में कोई भी कठिनाई हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, दोबारा समझना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी जल्दी हमको ये नियम याद हो जाएंगे। और फिर भी कोई कठिनाई हो तो आप व्हाट्सएप पर या मेरे फ़ोन पर मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।